आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 जिनका गलत हो गया हो या कोई चीज़ फिलअप करने की छूट गई हो तो वो अपने ITR 1 को किस तरह से रिवाइज करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in की वेबसाइट पर जाएंगे और लॉगिन हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह से पेज ओपन होगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जो मल्टीपल का जो चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर प्रेस कर देना है, टच कर देना है तो ये स्क्रीन हट जाएगी। ये स्क्रीन दोस्तों हटने के बाद में इस तरह से आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन हियर, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों हो इस तरह से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यूज़र आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा पैन नंबर डाला जाएगा। तो आप अपना पैन नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। नेक्स्ट है पासवर्ड, पासवर्ड में आपका पासवर्ड डाल दीजिए और उसके नीचे लिखा है कैप्चा कोड। तो ये कैप्चा कोड जो ब्लैक हैंडराइटिंग में जो लिखा हुआ है वो नीचे डाल दीजिए और यहाँ लॉगिन हो जाइए। जो लॉगिन लिखा हुआ है ग्रीन स्क्वायर में, यहाँ लॉगिन के ऊपर प्रेस करके लॉगिन हो जाए तो हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे पैन नंबर लिखा हुआ है ऊपर में, फिर असेसमेंट ईयर लिखा है 2020-21, फिर ITR फॉर्म नंबर लिखा है ITR 1, फिर फाइल टाइप लिखा है ओरिजिनल रिवाइज रिटर्न एंड सबमिशन मोड लिखा हुआ है प्रिपेयर एंड सबमिट। तो दोस्तों हो यहाँ पर ये जो चीज़ें हम सिलेक्ट कर देंगे हमारा पैन नंबर ऑटोमेटिक ऑटोफिल आ जाएगा। तो हमारे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन होगा। वो एक ही पेज है दोस्तों हो, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हो यहाँ पे हमारी बैंक डिटेल आ जाएगी। बैंक डिटेल इसलिए रहती है कि वो रिफ़ंड के लिए, तो इसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट अकाउंट फॉर रिफ़ंड क्रेडिट, ये देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट अकाउंट फॉर रिफ़ंड क्रेडिट। तो ये रिफ़ंड के लिए होता है, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ राइट क्लिक हो जाएगा और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जो इस तरह से उसका इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है और उसके नीचे लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे कि आई एग्री टू चेक ऑल द प्रीफिलिए जो लिखा हुआ है, या छोटा सा स्क्वायर है, यहाँ पे आप राइट टिक कर देंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू के ऊपर जैसे क्लिक कर देंगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे अभी हम पूरी तरह से लॉगिन हो गए हैं। ऊपर में लिखा हुआ है कुछ डैशबोर्ड माय अकाउंट ई फाइलिंग ई प्रोसेसिंग दोस्तों लिखा हुआ है, या राइट साइड में टॉप कॉर्नर पे एक टाइमर भी चलता है जो हमें बार बार यहाँ पर सेव ड्रॉप करना होता है और ये एरो से आगे बढ़ना होता है। प्रीवियस सबमिट सबसे आखिरी में आता है और उसका आखिरी में ही काम है। यहाँ लिखा है ITR 1 असेसमेंट ईयर 2020 और 21, फिर लिखा है ITR 1 सहज इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये इंस्ट्रक्शन का पेज है, तो हम इन लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। तो दोस्तों इंस्ट्रक्शन पढ़ने के साथ में और मैं आपको कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे नए टैब पहले नहीं था, लेकिन अभी नए टैब आ गए। शेड्यूल DI, शेड्यूल D, शेड्यूल 80G और इधर नीचे लिखा हुआ है शेड्यूल 80GG है। तो ये 4 टैब के ऊपर क्लिक करके इन फॉर्म को हमें फिलअप करना है, जो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो दोस्तों हो फिर इसके नीचे जाएंगे और यहाँ पे जो राइट एरो दिख रहा है यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट और इंस्ट्रक्शन के ऊपर हम लोग आ गए हैं। ये इंस्ट्रक्शन का फॉर्म है पूरा, मैंने अलग अलग हाफ हाफ करके बताया है, वो एक ही पेज है।
तो दोस्तों नीचे देख रहे होंगे राइट साइड में एरो लिखा है, तो हम लोग इस तरह से एरो के ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी हम लोगों को एग्जिट भी नहीं करना है, एग्जिट के ऊपर क्लिक नहीं करना है और प्रीवियस सबमिट के ऊपर भी क्लिक नहीं करना है, खाली सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करते रहना है। और ये जो एरो दिख रहा है राइट साइड में, इसके ऊपर क्लिक करते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो दोस्तों आ गए नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज में लिखा है हमारा पूरा बायोडाटा लिखा होता है, हमारे पूरा नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको सब कुछ चेक कर लेना है दोस्तों। ये इसी जगह आपको सब कुछ चेक कर लेना है। अगर कुछ चेंजेस करना हो तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो ये छोटा पेज है, हाफ पेज है। मैं पूरा और पेज बताता हूँ। ये देखिए इस तरह से पूरा पेज वो दिख जाएगा और इसी तरह से आपका पूरा बायोडाटा इसी के ऊपर दिख जाएगा। तो दोस्तों हो, अगर आप यहाँ सिलेक्ट लिखा हुआ है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर ये ITR 1 के लिए मैं बना रहा हूँ, तो आप यहाँ पर ITR सिलेक्ट करके गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर दीजिएगा। और इधर लिखा हुआ है फील्ड अंडर सेक्शन, यहाँ पे हम लोग ये रिवाइज कर रहे हैं, फॉर्म फिर से भर रहे हैं, ओरिजिनल नहीं करना है। फिर इसी के ऊपर क्लिक करके 139(5) रिवाइज कर देना है, तो ही हमारा फॉर्म रिवाइज हो जाएगा, अदरवाइज रिवाइज नहीं होगा। बस ये सेक्शन महत्वपूर्ण है रिवाइज करने के लिए। और इसके उसी के नीचे जो सिलेक्ट लिखा हुआ है दोस्तों हो, यहाँ पर नो कर देना है। बढ़ते हैं फिर इसी पेज के दूसरे नीचे के साइड में। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस है और यहाँ लिखा हुआ है नीचे में रिसिप्ट नंबर। तो दोस्तों हमने इसके पहले जो हमारा फॉर्म भरा है ITR 1 भरा है, इसी का एक्नॉलेजमेंट है। और यहाँ डेट ऑफ फिलिंग लिखा हुआ है आप ओरिजिनल रिटर्न। तो इसका मतलब ये है कि अभी हम हमारा फॉर्म रिवाइज कर सकते हैं। अभी हम रिवाइज करने के लिए हमारा फॉर्म खुल गया है और यहाँ से हमारा फॉर्म रिवाइज करना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों हो। सेव ड्राफ्ट जरूर करते रहना है और आगे बढ़ना है। प्रीवियस सबमिट अभी नहीं करना है और दोस्तों एग्जिट भी अभी नहीं करना है। तो आप ये देख रहे होंगे। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की और स्टार्ट करते हैं मुख्य काम। लोग आ गए हैं मुख्य पेज पर, जिस पेज पर हमें मुख्य हमारा काम करना है, डिडक्शन भरने हैं, वो है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। तो बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग अभी नीचे स्क्रॉल करेंगे और आप देख रहे होंगे ग्रॉस सैलरी लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑटोफिल आ जाएगा। हमें दोस्तों कुछ भी नहीं करना है। आप यहाँ देख रहे होंगे नेचर ऑफ एग्जम्प्ट अलाउंस, यहाँ पर हमें कुछ जो चीज़ डालनी है जो हमारे फॉर्म 16 में, जिनके फॉर्म 16 में जो 1200 रुपये लिखे होंगे, अमाउंट लिखी होगी या 2400 लिखी होंगी दोस्तों, ये एग्जम्प्ट अलाउंस होता है। जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं उनको एक बच्चे पर 1200 रुपये और 2 बच्चे के ऊपर 2400 रुपये छूट मिलती है। तो वो छूट यहाँ पर डाल देनी है दोस्तों। यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, जो हमारे लिए लागू होता है वो यहाँ पर टिक कर देना है, नहीं करना है। अदरवाइज यहाँ पर एनी अदर के ऊपर क्लिक करके इस जगह हमें 1200 या 2400 और इस जगह भी हमें डाल के आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बार बार सेव ड्राफ्ट करते रहना है और आगे बढ़ जाना है। हमने नेचर ऑफ एग्जम्प्ट अलाउंस समझ लिया है। इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। यहाँ देख रहे होंगे लिखा है सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो दोस्तों और उसके ऊपर मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये जो फॉर्म है अधिकतर ऑटोफिली आता है, हमें ज़्यादा भरने नहीं है। जो चीज़ें नई यहाँ पे भरी है वही डालनी है और ऑटोमेटिक चीज़ें, कुछ चीज़ें इसमें ऑटोफिल आ जाता है। अभी मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं भरा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑटोफिल आ गई है। तो क्या क्या भरना है दोस्तों, यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यहाँ सेल्फ ऑक्यूपाइड ही रहने देना है, लेट आउट नहीं करना है। लेट आउट उनके लिए है जिनके मकान किराए से है
ये हाउस ऑफ प्रॉपर्टी का कॉलम हम लोग भर रहे हैं। जिन लोगों ने अपने घर के ऊपर लोन ले रखा है, तो यहाँ B2 में हाउस ऑफ प्रॉपर्टी के कॉलम में आप देख रहे होंगे 5 नंबर का कॉलम है, इंटरेस्ट पेएबल ऑन बैरोड कैपिटल। इसके ऊपर हम लोगों को 2 लाख तक की छूट मिलती है, तो 2 लाख रुपए हम यहाँ पर डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो दोस्तों 2 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट हम लोग डाल सकते हैं, और इसका बचा प्रिंसिपल हम लोग अगर ATC में डाल सकते हैं अगर 1.5 लाख से नीचे है तो, क्योंकि ATC में 1.5 लाख रुपए तक की ही हमें छूट मिलेगी। सेव ड्रॉप करते रहना है। फिर से मैं सेव ड्रॉप कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों। तो मैंने इंटरेस्ट ऑफ पेएबल बता दिया है। यहाँ पे हमें जो लोन लिया है हम लोगों ने, उसका इंटरेस्ट यहाँ पर डाल देना है। अब बढ़ते हैं नेचर ऑफ इनकम, इनकम ऑफ अदर सोर्सेस। ये जो कॉलम दिख रहा है, जैसे कि सेविंग द इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये चीज़ें डालनी है। यहाँ पर हमें केवल 10,000 रुपये तक की छूट मिलती है। यहाँ पे 10,000 रुपये हम लोग डाल सकते हैं। तो ये आता है इनकम ऑफ अदर सोर्सेस में दोस्तों। हो यहाँ इनकम ऑफ अदर सोर्सेस में आता है। इससे 10,000 से ऊपर हमें यहाँ पर अमाउंट फिल नहीं करनी है। नेक्स्ट लिखा हुआ है 1/4/2020 से 31/7/2020। मैंने आपको बताया था ये है शेड्यूल DI का कॉलम। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो एस कर दीजिए, नहीं है तो नो करके खाली छोड़ना नहीं है, यस और नो ज़रूर हमें करना है। अभी मैं फिर से एक बार सेव ड्रॉप करता हूँ और फिर आगे आपको समझ बताने के लिए आगे बढ़ जाता हूँ। इसके नीचे भी सेव ड्रॉप कर सकते हैं। तो हम लोग आ गए अभी मुख्य ATC के तरफ। तो दोस्तों ATC में क्या है, यहाँ पे अधिकतर तो ऑटो फिल ही आता है, हमें कुछ करना नहीं है। लेकिन अगर आपकी कोई चीज़ कोई अमाउंट डालने की छूट गई हो तो इसमें आप इसको, या बच्चे की ट्यूशन फीस डालनी अगर छूट गई हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हो यहाँ पर। लेकिन 1.5 लाख तक के ही अलाउ है, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं है। मैं ये जो फॉर्म बता रहा हूँ जो रिवाइज करने के लिए, जिनकी अमाउंट छूट गई हो उनके लिए। अधिकतर हम लोग जो सैलरीड पर्सन है ITR 1 जो भरते हैं, ATC नहीं डालनी होती है, ATCD1 भी नहीं डालना होता है, ATCCD1B भी नहीं डालना होता है। ATCCD2 जो NPS के जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ पे अमाउंट डालनी होती है जो उनके फॉर्म 16 में दी गई है दोस्तों। हो नेक्स्ट बढ़ते हैं 80D की, और यहाँ पे 80D का जो कॉलम है, डिडक्शन का कॉलम है, ये हेल्थ इंश्योरेंस के कॉलम है। यहाँ पर यदि हम क्लिक करते हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ये ऊपर जाएंगे, शेड्यूल DI के ऊपर डायरेक्ट आ जाएंगे। तो दोस्तों शेड्यूल DI के ऊपर यहाँ पर हम लोग, मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। या सीनियर फैमिली विथ सीनियर सिटीजन के साथ है, यदि है तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ जाइए। और केवल आप ही की है तो सेल्फ एंड फैमिली की यहाँ पर आप अमाउंट डाल सकते हो। उसके नीचे में है केवल सीनियर सिटीजन के लिए है, अगर है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज उसको नो करके छोड़ दीजिए। फिर हमें वापस उसी जगह आना है, लेकिन जो भी अमाउंट है इसी जगह डालनी है, जो ऑटोमेटिक उसी चीज़ के ऊपर, मतलब कंपटीशन टैब के ऊपर हम लोग वापस चले जाएंगे। तो दोस्तों हम वापस आ गए हैं उसी जगह। 80DI की अमाउंट फिल करनी है या फिल नहीं करनी है, तो मैंने आपको 80D भी क्लियर कर दिया है। इसके बाद है 80D मेंटेन लिखा हुआ है यहाँ पे, डिसेबिलिटी पर्सन के लिए जिनको लागू होता है वो यहाँ भर सकते हैं। 80DD भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जिनको लागू होता है यहाँ क्लिक करके भर सकते हैं। 80E जो हायर एजुकेशन के लिए जो लोन लिया है उन्होंने, वो यहाँ पे भर सकते हैं। 80EE जो है रेसिडेंशियल जो हाउस है वो लोग डाल सकते हैं। और 80EE यहाँ पे कुछ कंडीशंस है दोस्तों, हो वो जिनको कंडीशन जो लागू होती है वो यहाँ पे भर सकते हैं।
80DD है इलेक्ट्रिक परचेस वे, अधिकतर ये जो चीज़ें हैं हम लोगों को लागू नहीं होती है दोस्तों। मैं पहली बात तो ये क्लियर कर दूँ है, हमें फॉर्म 16 में जो चीज़ें लागू होती है वही भरना है, अदरवाइज इन टैब को छेड़ना नहीं है। 80G के जो डोनेशन के लिए है, 80G जो डोनेशन के लिए जो पीएम केयर में है, वहाँ पे 100% 50% के हमें छूट मिलती है। अगर आपने के पीएम केयर में अगर कुछ डोनेशन किया है तो यहाँ डाल सकते हैं, अदरवाइज उसको भी छोड़ देना है। 80G जो DG है रेंट के लिए है, ये भी अधिकतर लागू नहीं होती है। एक बार मैं सेव ड्राफ्ट करता हूँ फिर वापस आता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको फिर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि सेव ड्राफ्ट बार बार करते रहना है। आप देख रहे होंगे मुझे इंस्ट्रक्शन आता है कि सेव ड्राफ्ट करने के लिए 80TT है जो हमने सेविंग इंटरेस्ट की जो रकम अमाउंट जो वहाँ ऊपर डाली है, तो दोस्तों यहाँ पर भी डाल देना है, यहाँ छोड़ना नहीं है। 80DD जो सीनियर सिटीजन के लिए है, 80U जो है डिसेबल पर्सन के लिए है, जहाँ जहाँ ये लागू होते। नेचर ऑफ इनकम आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमें 5 एग्रीकल्चर के ऊपर 5000 तक की छूट मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर आपको लागू होता है तो 5000 तक की आप यहाँ पर डिडक्शन ले सकते हो। अब नेक्स्ट आता है कंपटीशन ऑफ टैक्स पेएबल दोस्तों हो, तो यहाँ टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम है और रिबेट। अभी अब बताते हैं कि मैं क्लियर कर दूँ कि अभी यहाँ पर देखो 10,837 रुपये टैक्स बना, लेकिन छूट भी मिल गई 10,800, मतलब टोटल इतना भी टैक्स बना और इतना ही छूट मिल गई, तो हमें यहाँ पर 0 टैक्स हमारा आ गया है। सेव ड्राफ्ट में फिर कर देता हूँ, यहाँ पे अभी हमारा कुछ भी टैक्स नहीं लगा हुआ है, देख रहे होंगे आप यहाँ पे 0000 बताया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अभी नेक्स्ट पेज की ओर, एक बार और फिर से सेव ड्राफ्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी आ गए हम लोग टैक्स डिटेल की ओर। तो दोस्तों टैक्स डिटेल में अधिकतर हमें ऐसा कुछ भरना नहीं होता है। सैलरी पर्सन के लिए TR 1 जो होता है वो अधिकतर कुछ भरना नहीं होता है, और अधिकतर ये इसमें क्या चीज़ें डालनी है अधिकतर हम लोग इसमें देखते हैं, और हमें अधिकतर ये लागू नहीं होता है। हाँ, ये जो लोग जैसे ई पेमेंट वगैरह जो करते हैं दोस्तों हो, वो उनके लिए लागू होता है ई पेमेंट। यहाँ पे कुछ चीज़ें डालनी पड़ती है, जिनके ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स अगर उनके ऊपर निकल आया तो इसी टैक्स डिटेल के ऊपर यहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब अमाउंट फिल करनी होती है। अगर ई पे के आपने अगर नहीं पे करना है, गवर्नमेंट का अगर टैक्स आपके ऊपर नहीं आया है, तो यहाँ पर ई पे आता है जो टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन के कॉलम में मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, एक बार सेव ड्राफ्ट करता हूँ। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो अभी आ गए हम लोग टैक्स डिटेल टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन के टैब पर। तो आप देख रहे होंगे यहाँ इसी जगह हमारे सारे टैक्स क्लियर होते हैं। यहाँ पे हमारे जो TCS जो होता है वो इसी जगह, TDS TCS जो भी होता है वो यही इसी जगह क्लियर होता है कि अभी हमारा कितना टैक्स बना है, अभी हमें रिफंड मिलने वाला है या भी नहीं है। रिफंड का भी कॉलम देख रहे होंगे 12, 13, 14 के कॉलम में है, इसी जगह रिफंड अगर हमें दिख जाता है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों हो, ये रिफंड का कॉलम है और उसके नीचे में हमारी बैंक डिटेल आती है, बैंक की डिटेल आती है। इसके पहले मैं आपको ये और चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको ये जो 4 शेड्यूल जो है हमें लागू नहीं होता है, फिर भी हमें एक एक बार इनके ऊपर क्लिक कर देना है, इनको खाली छोड़ना नहीं है। फिर वापस आते हैं इसी टैब की ओर। तो दोस्तों ये रिफंड तक के हमें आता है, नीचे आती है हमारी बैंक डिटेल। तो बैंक डिटेल में भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, लेकिन ये रिफंड तक के मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है। हम लोग रिफंड देखने के बाद में उसी के नीचे हमारी बैंक डिटेल आती है। बैंक डिटेल के ऊपर राइट टिक करना ज़रूरी है, क्योंकि इसी बैंक खाते में हमारा रिफंड आएगा।
अगर जिनके 1 से 2 खाते होंगे तो किसी भी एक टैब के ऊपर वो क्लिक कर दीजिए रिफ़ंड के लिए। उसके नीचे आते हैं तो वेरिफिकेशन का टैब है, यहाँ पर हमारा नाम है, हमारा फादर नेम है और यहाँ लिखा हुआ हमारा पैन नंबर भी है और यहाँ जो है सिलेक्ट के ऊपर सेल्फ या रिप्रेजेंटेटिव लिखा हुआ आता है। प्लेस के जगह हम जिस जगह से भर रहे हैं उस जगह का नाम लिखना है और जिस जगह भरेंगे जिस तारीख को भरेंगे उसकी डेट आ जाती है। तो ये दोस्तों हो गया वेरिफिकेशन के लिए। और ये इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है जो लास्ट की है। इसमें आप देख रहे होंगे वेरिफिकेशन के बाद में सबसे नीचे देखोगे तो आप प्लीज़ सिलेक्ट द वेरिफिकेशन ऑप्शन। यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हुई है, आई वुड लाइक टू वेरीफाई और आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई लेटर विदिन 120 डेज फ्रॉम डेट टू फाइलिंग। तो दोस्तों ये जो बीच वाला टैब है इसी के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। ये ई वेरीफाई के लिए होता है, इसके बगैर हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद में सेव ड्राफ्ट करना है और प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो एक बार आप फॉर्म को देख पाएंगे कि किस जगह छूट गया है, गलती हुई है या नहीं हुई है। अगर गलती हुई तो रीवेरीफाई फिर कर सकेंगे और अगर नहीं है तो उसी के ऊपर आप सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे। सबमिट करने के बाद में उसी सबमिट होने के बाद में ई वेरीफाई होगा। ई वेरीफाई के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, आपके पास एक OTP आएगा आपके मोबाइल के ऊपर और आप ई वेरीफाई कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आपने अपना फॉर्म रिवाइज कर लिया है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरा नाम देवीदास, मेरे चैनल का नाम देवीदास ठवरे। थैंक यू वेरी मच।